सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुरुजी 360 को और बेल के आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी 360 यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप सभी के लिए वर्दी की तैयारी सीरीज़ का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गया हूं और ये जो वीडियो है आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर वर्दी की तैयारी सीरीज़ के वीडियोस वॉच करते हैं, क्योंकि साथियों हमारा टारगेट है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती देना चाहते हैं तो उनके 80+ स्कोर हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको वर्दी की तैयारी सीरीज़ के रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे और इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। तो रेगुलर वीडियोस वॉच करते रहें। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न कि मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। तो इन चारों में से बताना है वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपका ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, आपका भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया। तो मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया। ठीक है, आपको ये बताना है कि बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध आपको कब लगाया गया। तो साथियों आपका यहाँ पर ऑप्शन है 1950, यहाँ पर 1970 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 170 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा आपको 1970 आएगा ऑप्शन सेकंड में। तो 1950, 1970, 1971 या फिर 1981। तो वो कौन सा सन है जिस सन में बाघ के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 1971 में बाघ के शिकार पर मध्य प्रदेश में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा 1971 ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि किसी पासे की 4 स्थितियां दी गई है। तो ये डाइस से संबंधित प्रश्न है और मध्य प्रदेश कांस्टेबल में लगभग 2 क्वेश्चन डाइस से आते ही हैं। ठीक है, तो किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो जो 6 के ऑपोजिट जो साइड होगी उस पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। पासे से जुड़े क्वेश्चंस मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा 1। 1 जो है वो 6 के विपरीत वाली सतह पे होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। तो आप सबसे पहले इन 2 पासों में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 6 आ रहा है और इसमें भी 6 आ रहा है। इन दोनों पासों में 6 मतलब ये 6 क्या है यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद आप देखेंगे ये 2 भी यहाँ कॉमन है। ठीक है, 2 भी यहाँ कॉमन है। अब आपका शेष क्या रह जाता है 3 और 4। तो ये 3 और 4 क्या होंगे आपस में अपोजिट होंगे, मतलब आमने सामने वाली सतह पर होंगे। तो 3 और 4 तो जो है वो आपकी किस में नहीं हो सकते, 6 के विपरीत नहीं हो सकते। तो ये 3 और 4 तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। अब आप इन दोनों पासों में देखेंगे तो साथियों यहाँ भी 6 आ रहा है और इस पासे में भी यहाँ पर भी 6, मतलब कि ये दोनों कॉमन है। उसके बाद 4 भी और 4 भी, तो 4 भी यहाँ पर कॉमन है। तो 6 और 4 कॉमन है। अब आपका बच क्या जाता है 5 और 2 बच जाता है, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या रहेंगे ऑपोजिट रहेंगे। मतलब 5 का ऑपोजिट क्या रहेगा 2 रहेगा। तो आपका ये 2 भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 2 किसके जस्ट सामने होगा, वो आपका होगा 5 का ऑपोजिट होगा। तो आपका एक ही बच जाता है 1, तो 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपको यहाँ पर प्रश्न है यदि जे का अर्थ डिवाइड होता है, के का अर्थ मल्टीप्लिकेशन होता है, एल का अर्थ माइनस होता है और एम का अर्थ प्लस होता है, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। आपके 4 ऑप्शन है 5, -5, 14 और 12। तो यहाँ पर आपको इसका मान निकालना है और यहाँ पर दिया हुआ है कि जे का अर्थ डिवाइड होता है, के का अर्थ मल्टीप्लिकेशन होता है, एल का अर्थ माइनस होता है और एम का अर्थ प्लस होता है। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन का यहाँ पर मान फाइंड करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा -5 आएगा। आपका 5वां क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और कालिदास। तो इन चारों में से बताना है कि किसके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई। तो साथियों उस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा आपका रहेगा ऑप्शन दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब किया गया। ऑप्शन है 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905 या 15 नवंबर 1905। तो आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन किस तारीख को किया गया। ठीक है, 1905 में किया गया था, ये लगभग आपको पता है, पर आपको बताना है किस तारीख को किया गया। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला आपका प्रश्न है हल कीजिए। यहाँ पर आपको एक करनी दी हुई है और उसमें 2 की पावर x दी हुई है बराबर 64 दिया और यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है 6, 8, 12 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x का मान क्या आएगा 12 और किस प्रकार आएगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो साथियों आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कि 2 की √2 की पावर x बराबर 64। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे अगर रूट हटाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 2x की घात 2 x/2। ठीक है, 2 की घात क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी संख्या से आप रूट लगी हो रूट हटाएंगे तो वो आपकी इस प्रकार आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और इस संख्या पे अगर कोई घात चढ़ी है तो वो आपकी कहाँ जाएगी, इधर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या आपके रूट के अंदर ऐसे लिखी है 2 की घात 4 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से रूट हटाएंगे, ये हो जाएगी आप 2 की घात 4/3। ठीक है, जो अंदर घात है वो किस में आएगी, आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आप रूट हटाएंगे और x क्या है, इसकी पावर में चढ़ा हुआ 2 के, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी बराबर 64। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बेस कितना है 2, तो आप इसको भी इस प्रकार तोड़ दीजिए कि यहाँ भी बेस 2 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 2 की घात x/2 बराबर 2 की घात 6। ठीक है, 2 की घात 6 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी बेस सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी बेस सेम हो जाएगा। क्योंकि जब आप करते हैं, देखिए 2 को अगर आप 6 बार गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ठीक है, तो आपका 64 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका बेस क्या दोनों तरफ समान सेम हो गया, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से बेस को काट देंगे। बेस कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, x/2 बराबर 6। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा आपका, 3 गुना हो जाएगा तो 12। ठीक है, तो x का मान आपका इस प्रकार क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है, 100, 120, 80 या 140। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा 100। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 100 आएगा। ठीक है, 100 मान आएगा। किस प्रकार आएगा वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, 64 125 की पावर 2। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, आपको इसको हल करना है। तो किस प्रकार हल करेंगे आप, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में ऐसा लिखा हुआ है, ये किसका आपका क्यूब होता है, किसका आपका क्यूब होगा, ये आपका 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो और इसको कैसा लिख सकते हैं, ये आप 125 के स्क्वायर 5 का आपका क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब और यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 का वर्ग क्यूब और इंटू 5 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 पावर लगी हुई थी, ये दो बार लिखा जाएगा। अब यहाँ से आप क्या बाहर निकाल सकते हैं, एक 4 बाहर आ सकता है, एक 5 बाहर आ सकता है और एक और 5 बाहर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि रूट में कितना है, 3 3 के पेयर बना के आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पावर 3 लगी, यहाँ भी पावर 3 लगी, यहाँ भी पावर 3 लगी। मतलब कि आप जब रूट हटाएंगे क्या हो जाएगा, 4 × 5 × 5, तो 5 4 जा 20 और 25 जा 100। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना था। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका नवा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन इंदौर, जबलपुर, देवास या फिर भोपाल। तो आपको बताना है कि वो कौन सा जिला है जिस जिले में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है मध्य प्रदेश में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, देवास में आपका क्या है, लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला प्रश्न कि मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो संजीवनी संस्थान कहाँ पर है, इंदौर, जबलपुर, देवास या फिर भोपाल। तो आपको बताना है वो कौन सी जगह है जिस जगह पर संजीवनी संस्थान स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, भोपाल में जो है आपका संजीवनी संस्थान स्थित है। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला उस पुरुष की रिश्ते में क्या लगती है। तो उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। ऑप्शन है माँ, बेटी, बहन या नानी। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो साथियों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका ब्लड रिलेशन से। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा वो उस पुरुष की माँ होगी। ठीक है, किस प्रकार आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर समझ जाएंगे। ये एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने क्या कहा कि उसकी माँ, मतलब कि उस पुरुष की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब महिला की इकलौती माँ की बेटी, महिला जो है उसकी माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, वो महिला स्वयं हो जाएगी। मतलब वो अपने खुद के बारे में बात करती है। तो ये वो महिला है और ये उसकी माँ है। ठीक है, तो महिला की माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, ये महिला स्वयं हो जाएगी।
ये माँ है तो इसकी बेटी कौन हो गई, ये महिला स्वयं हो गई। और ये वो क्या है, पुरुष है, तो इस पुरुष की माँ कौन हो गई, ये वो महिला स्वयं हो गई। और उस ये महिला जो है अपनी माँ की इकलौती बेटी हो गई। मतलब कि वो महिला स्वयं किसके बारे में बात कर रही है, वो अपने बारे में ही बात कर रही है। तो वो महिला उस पुरुष की क्या होगी, आपकी माँ होगी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से कि किसी कूट भाषा में ब्यूटी को इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जेड नहीं आएगा, जेड थोड़ा सा मिस्टाइप होगा, यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा आपका। कि किसी कूट भाषा में ब्यूटी को इस प्रकार लिखा जाता है, जेड की जगह आपको जी कर लेना है। तो उसी कूट भाषा में चाम को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखने से ही समझ में आ रहा होगा, एक सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरे रीजनिंग के पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा रहेगा। ये आपका जो कोड है वो शाम के लिए यूज़ किया जाएगा। किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ब्यूटी, तो बी के लिए क्या यूज़ किया गया है कोड, यहाँ पर वाई यूज़ किया गया। तो बी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उनको दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहला एन से लेकर फर्स्ट पोर्शन और एन से लेकर जेड तक। ठीक है, दूसरा तो इनके मैंने आपको बताया था कि कौन किसका ऑपोजिट होता है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप वो वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं, रीजनिंग से संबंधित वीडियो। ठीक है, तो बी के ऑपोजिट क्या होगा, वाई होगा। और ई के ऑपोजिट क्या होता है, बी होता है। और ए के ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, यू के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। और आपका टी के अपोजिट जी होता है। यहाँ पे जेड गलती से टाइप हो गया था। और वाई के अपोजिट क्या होता है, बी होता है। तो इस प्रकार ब्यूटी की कोडिंग की गई थी। तो आप उसी आधार पे चाम की भी कर सकते हैं। ठीक है, सी के अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। एच के अपोजिट क्या होता है, एस। ठीक है, एच के अपोजिट क्या होगा, आपका एस होगा। और ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। आर के अपोजिट आई होगा। और आपका एम के अपोजिट क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो ये आपका शाम के लिए कोडिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको इसकी कोडिंग करनी। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:5 है। तथा ए और बी की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो ए और बी की आयु का योग 60 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, एक सेकंड में आंसर आ सकता है आपका। ए की आयु आपको ज्ञात करनी है। चार ऑप्शन है, 35, 30, 40 या फिर 45। तो आपको ए की आयु इसमें बतानी है। तो साथ ही इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ए की आयु कितनी होगी, 35 होगी। किस प्रकार हल करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों प्रश्न में आपको क्या कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना दिया, 7:5 दिया। ठीक है, और इनकी आयु का योग कितना दिया है, अगर इन दोनों की आयु का योग करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो बहुत इजी प्रश्न है, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 5x हो जाएगी। और इन दोनों का योग कितना दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, आपका 60 आएगा। ठीक है, अब इसलिए आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 12x हो जाएगा, बराबर किसके, 60 के बराबर। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 60/12 कितना, 5। तो x का मान क्या आ गया, आपका 5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप a की आयु निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि a की आयु कितनी, 7x है। तो यहाँ पर x की जगह आप उस x का मान रख देंगे 5। तो कितना हो जाएगा, 5 7 7 5 35। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। मतलब a की आयु कितनी है, आपकी 35 वर्ष है। ठीक है, अब एक तरीका आप सिंपल इजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पे अनुपात दिया है, तो a की जो इस अनुपात के आधार पर इन दोनों अनुपात को आप जोड़ देंगे। तो इसमें a का हिस्सा कितना है, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही ए का हिस्सा आ गया। मतलब ए की आयु आप इसको ए का हिस्सा मान सकते हैं इस अनुपात में। ए का हिस्सा कितना, 7/12 है। और यहाँ पे कुल इनकी आयु का योग कितना दिया है, 60। तो इस आयु के योग में इसका हिस्सा कितना होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7/12 गुणित 60 कर देंगे। ठीक है, तो 12 पंच 60। ठीक है, 7 पंच 35। इस प्रकार आप इजिली इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7/5 अनुपात है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप बी के हिस्से की बात करेंगे तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 5/12। ठीक है, तो यहाँ से आप बी की भी आराम से निकाल सकते थे। इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 तो 25। तो बी की वैल्यू अब आय कितनी, वो आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार आप इन दोनों तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस प्रकार लिखा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे नापा जाता है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता को किससे नापा जाता है, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर या स्पीडोमीटर। तो आपको बताना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे नापा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा साथियों, आपका हाइग्रोमीटर रहेगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन पहला रहेगा। सापेक्ष आर्द्रता को किससे नापा जाता है, आपका हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। अगला आपका प्रश्न देखते हैं कि रक्त क्या होता है। रक्त आपका क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है या फिर एक उपकलित ऊतक होता है, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, तो आपको बताना है रक्त क्या है। आपका बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। रक्त क्या है, आपका एक संयोजी ऊतक है। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला आपका प्रश्न है कि 5 आदमी 12 दिन में 100 रुपये कमाते हैं। 5 आदमी 12 दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 100 रुपये, वो 60 रुपये कमाते हैं। तो 6 आदमी 20 दिन में कितना कमाएंगे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपये कमाते हैं, तो 6 आदमी 20 दिन में कितना कमाएंगे? 100, 140, 120 या 80। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है कि आप फर्स्ट सेकेंडों में फास्ट इसका आंसर निकाल लें। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 120 कमाएंगे। किस प्रकार करना? तो ये आपका प्रश्न बहुत ही आसान है कि 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपये कमाते हैं, तो 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो साथियों 5 आदमी कितने दिन में? 12 दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 60 रुपये कमाते हैं। तो साथियों आदमी और समय, कोई भी समय दिया हो, चाहे वो मिनट में दिया हो, सेकंड में दिया हो या दिनों में दिया है, उसको आपको ऊपर लिखना है, और जो कुछ भी उसके अलावा दिया जाता है उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। और ये किसके बराबर है? 6 गुणित 20 बराबर। ठीक है, इसको आपको बराबर में लिख देना है। तो 5 आदमी 12 दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 60 रुपये कमाते हैं। तो 6 आदमी 20 दिन में कितने कमाएंगे? इसको एक्स आपने यहाँ पे मान लिया। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका 12 5 60 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 मतलब 120 रुपये। तो एक आदमी मतलब 120 रुपये कमाएंगे। 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? आपके 120 रुपये कमाएंगे। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 20, 25, 15 या 30, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 25%। अगर 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। इस प्रकार हल करना बता देता हूँ। तो साथियों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है कि कुछ वस्तु का क्रय मूल्य इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मान लीजिए कि एक एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये क्या है कि कुछ वस्तु का क्रय मूल्य है और ये इन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे आपको क्या करना है कि जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उसमें से आपको विक्रय मूल्य को माइनस कर देना। मतलब कि जितनी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है उसको आपको विक्रय मूल्य वाली जो वस्तु दी हुई उसमें से माइनस कर देना और विक्रय मूल्य से भाग करके 100 से गुणा कर देना। ठीक है, इस प्रकार आपको इस फॉर्मूले में रख के शॉर्ट ट्रिक में इसका आंसर याद कर लेना। तो सबसे पहले आपका एक्स का मान कितना है? यहाँ पे 25, मतलब 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है? 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप यहाँ पे रख देंगे और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 में से आप 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा? आपका 5 आएगा। 5 20/100। ठीक है, 0 से 0 हो जाएगा, 2 5 10। तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25% आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर आपका प्लस में आता है तो आपके क्या होगा? लाभ होगा, और अगर आपका इस प्रकार करने में आंसर माइनस में आता है तो आपकी क्या होगी? हानि होगी। इस प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक में इस आंसर को हल कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी की जाए, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या दुगनी की जाए तो उसका क्षेत्रफल, अरे 2 बार हो गया यहाँ पे टाइप। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? ठीक है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? अगर उसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, 3 गुना, या बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल जो है वो कितना गुना बढ़ जाएगा? आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार करना है बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, ये आपकी एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है? आपका आर है। रेडियस आर है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया आपका किसके बराबर हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस किसके बराबर होता है? आपका पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अभी रेडियस आर थी, अगर इस रेडियस को अपन 2r कर देते हैं, 2r अगर कर दे तो नया एरिया कितना आ जाएगा? नया एरिया आपका आ जाएगा पाई 2r की होल पावर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई 4r स्क्वायर हो जाएगा। 4r स्क्वायर हो जाएगा तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया अभी कितना था? पाई आर स्क्वायर था, और अब अपन ने इसका रेडियस 2r कर दिया तो एरिया कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर। मतलब आपका 4 गुना एरिया बढ़ गया। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित कालका देवी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो कालका देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। तो आपसे पूछा गया कि किस वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? तो ऑप्शन है चंदेल वंश, परमार वंश, सोलंकी वंश या फिर चौहान वंश। इन चारों में से बताना है किस वंश के शासक द्वारा कालका देवी मंदिर का निर्माण धार में करवाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन दूसरा, परमार वंशों के द्वारा कालका देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया धार जिले में। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके वर्दी की तैयारी सीरीज़ के वीडियो के एक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो साथियों इस टाइप की क्वेश्चंस आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो आप रेगुलर वर्दी की तैयारी सीरीज़ के वीडियोस वॉच करते रहें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और सारे टॉपिक्स भी आप अच्छे से
को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।